भारत अमेरिका ट्रेड डील को सील करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। ट्रेड डील पर बातचीत को लेकर अमेरिकी टीम भारत पहुंच गई है। अमेरिका की ओर से मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच तो भारतीय टीम की कमान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन संभाल रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाली बैठक के दौरान बीटीए से जुड़े तमाम जटिल मुद्दों को सुलझाने की कोशिशें होंगी। फिलहाल इस बीच पीयूष गोयल का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डील जल्द पूरी होने की उम्मीद है। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल, उसके बाद संकेतों को समझते हैं हमारे मेहमान के साथ। जहाँ तक यूएस टीम की बात है, वो कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ आज रात को आएंगे। 2, 3 और 4 3 दिवसीय हमारी बैठक चलने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे। आगे और कैसे व्यापक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए। तो फर्स्ट ट्रांच साइनिंग सून, ये है आज का कीवर्ड जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज दिया है। यानी कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की जो पहली किस्त है वो जल्द ही साइन होने वाली है। जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा है, क्या उनकी मौजूदगी में ही ये फर्स्ट ट्रांच जो है वो साइन होगा या अभी उस पर बात बाकी है? ये सबसे बड़ा चर्चा का बिंदु। दूसरा, जो पीयूष गोयल साहब ने कहा कि मेजर पॉइंट सेटल हो गए हैं अब, यानी कि जो तमाम व्यापार सौदे के तमाम बिंदु थे जिन पर कुछ में सहमतियां थी, कुछ में असहमतियां थी, क्या वाकई में 90% से ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो सेटल हो गए हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर तो बात समझ में आती है कि जो फर्स्ट ट्रांच है डील का जो पहला सोपान है, जो किस्त है, वो साइन हो जाएगी। और इसीलिए बार बार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि 99% जो है वो डिटेल्स फाइनलाइज हो गए हैं। यानी कि अंतरिम व्यापार समझौते के लिए जो 99% कामकाज है वो पूरा हो चुका है। 1% जो है वो अभी बाकी है, जो कि औपचारिकता भर है। क्या इस परिस्थिति में वाकई में दोनों देशों के बीच समझौते की स्थिति बन चुकी है? बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पे। सर, किस तरह से देख रहे हैं पीयूष गोयल साहब के बयान को, जो फर्स्ट ट्रांच से जो है साइन होने की बात वो कर रहे हैं? क्या वाकई में 99% डिटेल्स फाइनलाइज हो गई हैं, मेजर पॉइंट सेटल हो गए हैं और इसी दौरे में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के वो बात साइन हो जाएंगी? सर देखिए, ये बहुत बड़ी गलती रहेगी अगर छोटे छोटे हिस्सों में हम इस तरह से साइन करते रहे। जो चाहिए वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट चाहिए। H1B पे कुछ और करते रहते हैं, ग्रीन कार्ड पे कुछ और बोलते रहते हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर वो रिमार्क करते रहते हैं। वो सब बातें भी लानी चाहिए। केवल एक ये गुड्स एक्सपोर्ट्स की तरफ सीमित रखे और 500 बिलियन की एक कैरेट देके और कोई समझौता नहीं हो जाता। पूरे पिछले साल से दीपक जी आपको याद होगा, मैंने कहा भी था, जब स्पेशली जब काफी र्यूमर्स फैल रहे थे कि अभी आई डील और अभी आई, और मैंने कहा था कि ये डील आएगी नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका को खुद नहीं पता उनको क्या चाहिए। एक बात वो है, तो कॉम्प्रिहेंसिवली नेगोशिएशन होना चाहिए, सब इश्यूज मिला के, बनिस्बत इसके के छोटे छोटे इस तरह के अंतरिम पड़ाव हम झेलते जाएं। दूसरा है, किस बात की डील हो रही है, क्योंकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उनका पावर तो हटा दिया है टैरिफ लगाने का ट्रंप का। तो उन्होंने फिर 10% का 150 दिन पे के लिए टैरिफ लगाया सब देशों पे। तो वो 10% तो बेटर है जो हमें 18% रेसिप्रोकल में ऑफर किया जा रहा है। तो किस मुद्दे पे बातचीत हो रही है ये क्लैरिटी नहीं है। तीसरी बात है, जुलाई 24 का सुपर 301 का तलवार हमारे सर पे लटकाया गया है कि आप 24 जुलाई से पहले अगर कर लें तो आपको 18% मिल जाएगा, नहीं तो आपको सुपर 301 लग जाएगा, उसमें हो सकता है आपको फिर 50% लग जाए।
इस घबराहट में आके मेरे ख्याल से तो भारत सरकार काफी निडर है, वो तो नहीं करेंगे इस तरह से कुछ। ये ना हो कि उसके कारणवश हम कुछ ऐसा सब ऑप्टिमल डील कर ले। और सबसे अहम बात दीपक जी, ये वेपनाइज हो चुका है, ट्रेड वेपनाइज हो गया है ट्रम्प के रेजिम में। हमने देखा है जहां यूरोपियन यूनियन के पास करार भी था, जब उन्होंने धमकी दी नेटो को और कहा कि आप जहाज भेजिए ईरान में, नेटो ने कहा हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी कारों पे टैरिफ बढ़ाता हूं, मैं तुम्हारे फलानी चीज पे टैरिफ लगाता हूं। तो ये वेपनाइज हो गया है ट्रेड। अगर आप साइन भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रम्प उससे बाध्य रहेंगे, वो बाध्य रहते हैं पावर से जो चीन ने दिखाया। उसके अलावा हमने देखा कोई भी देश ट्रम्प को बाध्य नहीं कर पाया लिखित हस्ताक्षर की तरफ। एब्सोल्युटली सर। बट सर ओवरऑल जिसे कहा जा रहा है, जैसे आपने बिल्कुल सही चिंता जाहिर करी कि अगर हम 24 जुलाई वाले डेडलाइन के दबाव में जो नई सुपर 3.0 जो टैरिफ का जो दबाव है उसके दबाव में आकर हम अगर इस तरह से साइन करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ठीक नहीं। बट सर एक आर्ग्यूमेंट फिर ये भी आता है कि चलिए छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, कम से कम बात आगे बढ़ तो रही है, तो इसे सकारात्मकता की तरफ ना देखा जाए सर, कि कम से कम बात आगे तो बढ़ी, वरना तो कब डील होगी, कैसे होगी, किस स्वरूप में होगी, इसी पर ही बहुत सवाल उठ रहे थे सर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, बट मार्केट्स नहीं खुश हो रहे। अच्छा। मार्केट्स और दूरदर्शी है, वो देख रहे हैं कि क्या इसके पीछे छुपा है। तो बिल्कुल बातचीत तो करनी चाहिए और भारत तैयार रहा है बातचीत के लिए। बट बहुत सारे और मसौदे हैं जो बिल्कुल टेबल पे नहीं आते। अब वो नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात शुरू करने वाले हैं, वहां पे रशियन तेल की बात कर रहे हैं। वो हम अपना एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते, वो तो एक तय बात है। तो मैं यही कहूंगा कि भारत को थोड़ा स्ट्रेंथ की पोजीशन से आना है। एंड में अमेरिका को भी भारत से लगभग 95 बिलियन डॉलर का अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है भारत के अंदर गुड्स और सर्विसेज को। अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के जा रहे हैं भारत से, जिस पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा क्योंकि डिजिटल टैक्स हमने हटा दिया। तो ये आई एम श्योर दर्पण जैन और टीम जो है वो सब चीजें लेके कॉम्प्रिहेंसिवली जरूर अप्रोच कर रहे होंगे। बट हमें पिछले साल से सीख लेनी है कि हम एक ऐसे कल्डी सैक में ना हमें फंसा लिया जाए कि अभी आप करिए डील, क्योंकि हमने देखा है कि उनका कोई औचित्य नहीं है उनके टैरिफ का एज पर अमेरिकन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उनको खारिज किया है। 10% भी एक लोअर लेवल कोर्ट ने ऑलरेडी खारिज किया है कि ये भी गलत है। ये सिर्फ कांग्रेस, यूएस पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो ऐसे माहौल में हम 18% जो नेगोशिएट कर रहे हैं, क्या यूएस कांग्रेस 18% डालेगा भारत पे, ये हमें पता नहीं है। करना तो पड़ेगा क्योंकि 18-19 से बेटर है, 20 से बेटर है, 50 से तो कहीं बेटर है। बट उसके सामने एनर्जी सिक्योरिटी ना छोड़े, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ना छोड़े, जो आई एम श्योर भारत सरकार कर ही रही होगी। तो ज्यादा गुंजाइश नहीं है दीपक जी। ये 99% हो गया, 99.99% हो गया, ये हवाई किले हैं सारे। जो अहम बात है वो रहती है नॉन ट्रेड बैरियर्स की बात रहती है, दूसरा रहती है फार्म सेक्टर ओपनिंग की, और जो भारत को चाहिए कि हमारी इमिग्रेशन आप ओपन करिए, कि जो सक्षम इमिग्रेंट है, जो पढ़ा लिखा इमिग्रेंट है, उसको क्यों इतनी तकलीफ दी जा रही है, उसका H1B इतना मुश्किल से क्यों मिलता है, उसका ग्रीन कार्ड क्यों इतना मुश्किल से मिलता है। आई थिंक ये सब बातें भी जरूर हो रही। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल 24 जुलाई जैसी सख्त समय सीमा तय करके ये माइंड गेम खेलने की एक कोशिश है। ट्रम्प भारत को बहुत ज़्यादा मोल भाव का मौका देना नहीं चाहते और भारत को
जैसा सर बता रहे हैं कि जल्दबाजी में कई ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिस पर आम तौर पर हम या तो उनको टाल देते हैं या बहुत महीनों सोच समझ करके विचार विमर्श करते हैं या तो फिर लेते ही नहीं, खारिज कर देते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें डाला जा रहा है। बट इसका सही स्वरूप क्या है, जो फर्स्ट ट्रांच की जो फाइन प्रिंट्स आएंगे तब हम उसका एक और विश्लेषण करेंगे कि दरअसल इसमें हमको कितना मिला और कितना हमारा गया। लेकिन पहले साइन तो ये बहुत बड़ी बात है। बट सर ने जो बातें बोली हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक और मसला बग्गा सर के साथ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत के वित्तीय घाटे की जो डेटा आए हैं, जरा उसको पहले आपको बता देते हैं आज, फिर बग्गा सर से उनकी राय लेंगे। भारत का वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के 4.4% पर रहा और ये सरकार का जो संशोधित अनुमान है उसी के ही अनुरूप एक तरह से आप कह सकते हैं। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कुल फिस्कल डेफिसिट जो है वो 15,19,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया और कम रेवेन्यू डेफिसिट को आमतौर पर पब्लिक फाइनेंस की गुणवत्ता में सुधार एक तरह से माना जाता है, क्योंकि ये संकेत मिलते हैं कि सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों के बजाय कैपिटल क्रिएशन की तरफ जा रहा है। दूसरी ओर चालू वित्त वर्ष यानी कि 2026-27 की शुरुआत में अप्रैल महीने में ही वित्तीय घाटा पूरे साल के बजट लक्ष्य का लगभग 22%, प्रिसाइजली 21.4% पहुंच गया। अब यहां थोड़ी सी चिंता है कि भाई शुरुआत में ही इतना आ गया। बहरहाल पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के असर को इस पर देखा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल कैसे देख रहे हैं बग्गा सर इन नंबर्स को? सर से लेते हैं। सर क्विकली दो सवाल मेरे रहेंगे। पहला तो ओवरऑल जो FY26 फिस्कल डेफिसिट 4.4% जीडीपी का रहना, ये मैक्रो इकोनॉमिक एक पॉजिटिव सिग्नल इसको देख रहे हैं सर आप? जी बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि सर्टेनिटी चाहता है मार्केट, सर्टेनिटी चाहता है मॉनेटरी पॉलिसी, और फिस्कल जब डिलीवर करता है मॉनेटरी पॉलिसी और सक्षम हो जाती है, तो बहुत अच्छा है। ये तो अच्छा है कि हमने टारगेट पे डिलीवर किया है। और सर जो शुरुआत में ही एक दबाव आ गया इस बार के, चलिए पिछला वाला तो अब निपट गया वो ठीक है, लेकिन 26-27 की शुरुआत में अप्रैल महीने में ही वित्तीय घाटा पूरे साल के बजट लक्ष्य का 21% तक पहुंच गया है सर। ये शुरुआत में ही इतना बड़ा चंक, तो ये बता रहा है सर कि प्रेशर आने वाला है आगे। प्रेशर है, देखिए सबसे बड़ा प्रेशर फ्यूल का है। आप अप्रैल के अगर इन्फ्लेशन नंबर देखें तो एनर्जी की कॉस्ट 24% बढ़ गई, तो यही दर्शा रहा है। और पास ऑन नहीं हुआ था स्टेट इलेक्शंस के चलते, तो ये सरकार के हिस्से आएगा। दूसरा कुकिंग गैस देखिए, 55,000 करोड़ की सब्सिडी का अनुमान है इस साल। 700 रुपए प्रति सिलेंडर लॉस हो रहा है ओएमसीज को। ओएमसीज के पास नेटवर्थ नहीं है इसको करने के लिए। तीसरा है फर्टिलाइजर, यूरिया और अन्य फर्टिलाइजर की कीमतें जो बढ़ गई, उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का और घाटा आना पड़ेगा। और फिर जो तेल में सरकार ने कटौती की, एक्साइज ड्यूटी 10%, 10 रुपए जो काटी थी, वो लगभग 1 लाख करोड़ साल का खामियाजा आता है। तो अप्रैल में जो रुझान आ रहे हैं दीपक जी, वो यही दर्शा रहे हैं कि काफी खराब यहाँ से फिस्कल हो सकता है। ये और बात है, सरकार थोड़ा हाथ खींचेगी, खर्चे पे कटौती होगी और जगहों पे, और हम ढूंढेंगे और जरिए पैसा जुटाने के। तो ऐसा नहीं है कि 240% पे वो आएगा, ये रन रेट नहीं रहेगा। अप्रैल में कुकिंग गैस सब्सिडी वगैरह भी रिलीज हुई, तो वन टाइमर्स भी थे जरूर उसके अंदर, बट ओवरऑल स्लिपेज हमें 0.3-0.4% जीडीपी का दिख रहा है फिस्कल में। अगर कुछ और हल नहीं निकले या सिचुएशन ना सुधरी, तो हो सकता है 4.8 तक भी फिस्कल डेफिसिट पहुंच जाए इस साल के लिए। ऑल राइट सर, सॉरी आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मोह छोड़ नहीं पा रहा हूँ आपसे सवाल करने का। इस परिस्थितियों में सर एमपीसी की बैठक भी शुरू होने वाली है इस हफ्ते, क्या सर लग रहा है 5.25 पर ही बरकरार रखेंगे, कुछ और भी सोचेंगे? एफपीआई के आउटफ्लो को भी रोकना है, बहुत सारी चुनौतियां और पैराडॉक्स दिखाई दे रहे हैं सर। आरबीआई के सामने क्या राह दिखाई देती है? देखिए, कोरिलेशन नहीं है, ना रुपए का कोरिलेशन है इंटरेस्ट रेट से, ना एफपीआई का निकलना या रहना का कोरिलेशन है इंटरेस्ट रेट से। तो रेट तो नहीं बढ़ाएंगे, बट हॉकिश रहेंगे और कहेंगे कि अगर ये स्थायी तौर पे रह गई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, तब हमें उतरना पड़ेगा। याद रखिए दीपक जी,
WPI अप्रैल की 8.3% आई है, CPI आपकी 3.48 है। ये क्या दर्शा रहा है? कंपनियां अभी एब्सॉर्ब कर रही हैं जो मार्जिन, हायर इनपुट कॉस्ट है। कंपनियां और सरकारें इसको कर रही हैं एब्सॉर्ब, और ये जब पास ऑन होगा कस्टमर को तो CPI 5, 5.5, 6% क्रॉस हो जाएगा अगले 3 महीने में। तो RBI के सामने दुविधा ये है, अभी रेट बढ़ा दें तो शायद थोड़ा सा डिमांड पे अंकुश लग जाएगा। उसके सामने एक बहुत पेचीदा सवाल है, मॉनसून शायद खराब आ रही है, बिलो नॉर्मल आ रही है, मॉनसून का इम्पैक्ट आएगा डिमांड पे। दूसरा, वैसे ही स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में, ये गल्फ वॉर के चलते और तेल की कीमतों के बढ़ते। तो उस माहौल में आप रेट बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आप कमर तोड़ सकते हैं डिमांड की और इकोनॉमी की। तो मेरे ख्याल से अभी वेट एंड वॉच पे रहेंगे, क्योंकि सप्लाई शॉक को आप मॉनेटरी पॉलिसी से एड्रेस नहीं कर सकते। करेक्ट। RBI तेल का उत्पादन नहीं कर सकता, RBI फर्टिलाइजर नहीं ला सकता, RBI खाद्य पदार्थ नहीं उगा सकता। तो ये एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, जिससे पूरी इकोनॉमी में चक्का जाम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी रुकेंगे और देखेंगे 2 महीने, और अगस्त की पॉलिसी में या अक्टूबर की पॉलिसी में 0.25% इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। इस पर ही स्टैंड स्टिल रहेंगे, बट पॉलिसी स्टैंड रिस्ट्रिक्टिव पे आ जाएगा। एब्सोल्युटली सर, अगेन जैसे आपने बहुत आसान भाषा में हमको समझा दिया, इसीलिए आप जाने भी जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि सप्लाई साइड्स के इशू को ठीक करने के लिए RBI मॉनेटरी इंटरवेंशंस कितने ही जो करेगा, वो तेल का उत्पादन नहीं करता या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल नहीं देता, इसलिए अपने ही दायरे में रह करके RBI अपना काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा सर, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच सर।